फंसेंगे। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है संस्कृत भाषा का, पूछा जा रहा है। देखिएगा, कोशिश करेंगे कि हर लाइन की आपको मतलब हिंदी में हम व्याख्या करें। फिर भी अगर कहीं पे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको एज आ मतलब भावों को समझिएगा। हो सकता है कि हर शब्द का अर्थ हम आपको एग्जैक्ट ना बता पाए, क्योंकि हमारा कोई ये सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत से हमने कोई पीएचडी या ग्रेजुएशन नहीं किया है। बस थोड़ी सी आप सबको मदद मिल जाती है हमारी वीडियोस के माध्यम से, इसलिए यहाँ पर हम आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंत शिक्षण माध्यम विषये शिक्षाधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। अब एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखितेषु यानी निम्नलिखित में से अष्टमी कक्षा पर्यंत, यानी यहाँ पर अष्टमी कक्षा का मतलब क्या हुआ, कक्षा 8 की बात कही जा रही है। ठीक है, यानी कक्षा 8 में कौन सा विकल्प जो है शिक्षण माध्यम में, शिक्षण के माध्यम के संबंध में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई 2009 में संस्तुति की गई है। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है अष्टमी कक्षा पर्यंत यथा संभवम मातृभाषा माध्यम भवितव्या, यानी 8वीं कक्षा तक जहां तक संभव हो, यथा संभवम मतलब जहां तक संभव हो मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए। विद्यालय शिक्षण माध्यम मातृभाषा एव भवेत, यानी विद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। गृह भाषा शिक्षण माध्यमम भवेत, यानी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम राज्य भाषा होना चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार जहां तक संभव हो कक्षा 8 तक बच्चे की भाषा क्या हो, मातृभाषा। जबरदस्ती थोपा ना जाए, बल्कि जहां तक संभव हो मातृभाषा में ही शिक्षण का कार्य किया जाए। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधाने हिंदी भाषायाः किम स्थानम विद्यते, भारत के संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। ये प्रश्न कई बार हिंदी में अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी में यानी भाषा शिक्षण में ये प्रश्न अलग अलग पूछा गया। हिंदी में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। यहाँ पर आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। शिक्षणे भाषायाः केंद्रितायाः अभिप्रायो अस्ति, प्रश्न संख्या 3, सीखने में, शिक्षणे मतलब सीखने में भाषा की केंद्रिता का अभिप्राय या तात्पर्य या फिर अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन, अन्येषां विषयाणाम शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददाति, यानी भाषा अन्य विषयों के सीखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाषा अधिगमे अंतर्वस्तु विषयाः महत्वपूर्णा सन्ति, यानी भाषा अधिग्रहण में सामग्री कंटेंट जो है, जो सब्जेक्ट होता है वो महत्वपूर्ण है। भाषा अधिगमे विषय वस्तु अधिगम चा पृथक पृथक भवति, यानी भाषा अधिग्रहण में विषय और वस्तु अधिग्रहण क्या कह रहा है, भाषा अधिगम में विषय वस्तु अधिगम अलग अलग है, ये कह रहा है, तो अलग अलग तो होगा नहीं। तीसरे प्रश्न में आपका चौथा विकल्प कह रहा है अंतर्वस्तु विषय से अध्यापकाय भाषाम प्रति अवधानम ना आवश्यकम, निगेटिव कह दिया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि विषय वस्तु विषय के शिक्षक को भाषा पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, इस बात को यहाँ पर कहा गया। तो ये तो हो गया गलत, पृथक पृथक वाला भी हो गया गलत। अब आपके पास बच रहे हैं दो ऑप्शन। भाषा जो है ये केंद्र में रहती है, क्योंकि आप हिंदी जैसे आपकी भाषा है, हिंदी का जो प्रयोग है आप गणित में भी करते हैं और विज्ञान में भी करते हैं कि नहीं करते। पॉलिटी यानी एसएसटी के जो पार्ट है उसमें भी करते हैं, सभी में होती है। अर्थात भाषा क्या है, हिंदी भाषा या आपकी जो भाषा संस्कृत है वो क्या है, केंद्र में है। इसका मतलब ये है कि वो अन्य विषयों के शिक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता है। केंद्र में रखने का मतलब यही हुआ कि अन्य कोई भी विषय जब आप सीखते हैं तो उसमें योगदान रहता है उस भाषा का। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4, कविता नाम पाठयन अध्यापकः निम्नलिखिते ध्यानम प्रयच्छेत। प्रश्न संख्या 4, कविता पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन, कवितायाः
रसास्वादने मूल्यांकने च, कविता को मतलब कविता का जो रस होता है, जो भाव होता है, उसको चखने कह सकते हैं, रसास्वादने यानी रसा का स्वाद लेने, और मूल्यांकन करने पर ध्यान देना चाहिए। शब्दावल्या शब्दकोश परामर्शे च, यानी शब्दावली और शब्दकोश परामर्श में ध्यान रखना चाहिए। व्याकरणे नियमानाम प्रयोगे च, यानी व्याकरण में नियम और प्रयोग को ध्यान रखना चाहिए। लास्ट विकल्प है लेखन विकास, यानी लेखन विकास में ध्यान रखना चाहिए। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर होगा, देखिए कविता जब भी आप पढ़ेंगे, हमने आपको कल बताया था जब कहानी की बात आएगी तो कल्पना शक्ति का विकास होगा। ये पासवर्ड है, ध्यान रखिएगा। कल्पना शक्ति का विकास होगा, सोचने की क्षमता का विकास होगा। लेकिन जब जब कविता की बात आएगी तो आपको मिलेगा रसास्वादने, यानी यहाँ पर कविता पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि उसका भाव बच्चे ग्रहण करें, रसास्वाद। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, रस होते हैं ना, आपने रस पढ़े होंगे, श्रृंगार रस और करुण रस, अद्भुत रस, तो वही है। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो रसों का स्वादन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 5 कहा जा रहा है, परिच्छेद लेखने निबंध लेखने व छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति यासु ते विचारान् संकलयन्ति रूपरेखा निर्मान्ति प्रथमं प्रारूपं लिखन्ति एतद् विवर्धन्ते अंतिमं प्रारूपं लेखितुं च संशोधनं कुर्वन्ति। लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथ्यते। ऋतिका सक्सेना पूछ रही, सर आपने कोई सीटेट के लिए न्यू चैनल बनाया है क्या? क्यों, हमारे चैनल से नाम से मिलता जुलता कोई वीडियो आपको मिला है क्या? हमारा 2 चैनल है, एक वनडे एग्जाम स्टडी मेन वाला है जिस पे ये क्लास चल रही है, दूसरा जो आपका चैनल है वो सिर्फ उस पर हम ज़्यादातर अभी तक न्यूज़ वाले वीडियो डालते हैं, मतलब सीटेट एग्ज़ाम कब होगा या फॉर्म कैसे भरना है, इस टाइप के वीडियो पढ़ते हैं। बस 2 ही चैनल हैं। प्रश्न संख्या 5 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। पहले तो प्रश्न को समझिए, कह रहा है परिच्छेद लेखने यानी पैराग्राफ, अनुच्छेद परिच्छेद आपने पढ़ा होगा। निबंध लेखने यानी निबंध लेखन में छात्राः विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति, छात्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। यासु ते विचारान् संकलयन्ति, उसमें वे विचारों को इकट्ठा करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, फिर क्या है ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार करते हैं, फिर अंतिम प्रारूपम लेखितुम च, यानी और अंतिम मसौदा लिखने के लिए संशोधित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लेखनस्य उत्पादन, लेखनस्य क्रियान्वयन, चिंतन या फिर छात्र केंद्रित। 5वें प्रश्न में क्या होगा? कोई चिंतन तो किया नहीं जा रहा है यहाँ पर, ना ही छात्र केंद्रित वाली कोई बात है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लेखनस्य क्रियान्वयन उत्पादनम, यानी ये एक क्रियान्वयन, एक पूरा प्रोसेस चल रहा है जिसमें पहले विचारों को संकलन किया जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है, फिर ड्राफ्ट, फिर अंतिम प्रारूप दिया जाता है और संशोधन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा लेखनस्य क्रियान्वयन। खाइए, खाना खाइए, खाने का ही समय है ये। चलिए प्रश्न संख्या 6 केषांचित् भाषा शास्त्रिणाम मतानुसारम कथमम कथनम सत्यमस्ति, यानी किसी भाषा या कुछ, केषांचित् यानी कुछ भाषाविदों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला, भाषा अधिग्रहणम स्वाभाविकी आविचारिता च प्रक्रिया भवति, भाषा अधिग्रहण एक प्राकृतिक और गैर विचारणीय प्रक्रिया है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण सप्रयासा विचारिष्ट भवति, यानी प्रयासपूर्ण और विचारशील है। भाषा अधिगम स्वाभाविक और अविचारिता च प्रक्रिया है। यहाँ पर समझिएगा, ये जो पॉइंट है ये भाषा अधिग्रहण के बारे में है और ये भाषा अधिगम के बारे में है। उत्तर इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ये चीज हमने आपको बताई भी है, होगी, हिंदी की भी क्लास कराई जाएगी, एक ही क्लास में आपको हिंदी करा देंगे। 6ठे प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा सत्य वाला कथन पूछा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि भाषा अधिग्रहण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, गैर विचारणीय प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, काचित अध्यापिका भाषा क्रियार्थ भोजनालय से
व्यंजन सूची पुस्तिकायाः प्रयोगम करोति। सा चतुर्णाम विद्यार्थिनां समूहान् निर्माय प्रत्येक समूहं 5-10 मूल्यमितं भोजनम प्रेषितुम आदेशम धातु कथित। बड़ा प्रश्न देख करके घबराइएगा नहीं, हम आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कोई अध्यापक भाषण गतिविधि के लिए, भाषण क्रियार्थ यानी भाषण गतिविधि के लिए भोजनालय यानी कोई भोजनालय है, कोई रेस्टोरेंट है जिसका मेन्यू जो होता है, व्यंजन सूची पुस्तिका मतलब जिसमें भोजन की लिस्ट होती है, मटर पनीर, शाही पनीर, है ना, दाल, मिक्स वेज, जो एक मेन्यू होता है उसका प्रयोग कर रहा है या कर रही है। कोई अध्यापिका है तो कर रही है। फिर क्या करती है, सा चतुर्णाम विद्यार्थी यानी 4 विद्यार्थियों का समूह बनाती है और प्रत्येक समूह को 1500 रुपए का भोजन भेजने का, 1500 रुपये लिखा हुआ है, भोजन प्रेषितुम भेजने का आदेश देती है, आदेश देने के लिए कहती है। तस्याम प्रयोजन छात्रन यानी ये जो प्रक्रिया है इसका उद्देश्य छात्रों को भाषण और संवाद योग्यता यानी संचार कौशल सिखाना है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, ये इतनी कहानी कही गई, इसके बाद प्रश्न कह रहा है अत्र भोजनालयस्य व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्यते, यानी रेस्टोरेंट में जो मेन्यू बुक होती है उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसका प्रयोग किस प्रकार से यहां पर किया गया। मेन्यू बुक जो है उसका प्रयोग भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में किया गया, या फिर मुद्रित कागज के रूप में किया गया, या फिर मैनिपुलेशन के लिए टूल के रूप में, निर्वाहक साधन के रूप में किया गया, या फिर शिक्षण के लिए अनाधिकृत मतलब जिसका शिक्षण में कोई उपयोग ना हो उसके लिए प्रयोग किया गया। जो मेन्यू है उसका प्रयोग किस तरीके से शिक्षिका ने किया है। पहला है भाषा शिक्षण सामग्री, ऐसे आंसर ना दीजिएगा। चलिए देखिएगा यहां पर सेटिस्फेक्शन पढ़ दीजिए। हमने आपको एक एक अक्षर का अर्थ बताया है, बस लास्ट में पूछा जा रहा है जो ये भोजनालय से ये जो व्यंजन सूची पुस्तिका का प्रयोग किया गया है ये क्या है, तो ये एक भाषा शिक्षण सामग्री के तरीके से प्रयोग किया गया है। उसी को देख करके बच्चे ऑर्डर करेंगे 1500 रुपए का खाना। तो ये एक तरीके से भाषा शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही होगा। काचित् अध्यापिका मासांतराले लेखन कार्ये छात्रैः कृताः त्रुटिः अशुद्धिः च एकत्रीकरोति, तदा सा छात्राणां नामग्रहणं विना त्रुटीनां प्रकाराणां विवरणं करोति। अयं प्रयोगः किं कथ्यते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक शिक्षक महीने के दौरान यानी मासांतराले यानी महीने के दौरान लेखन कार्य में गलतियों अशुद्धियों को एकत्रित करता है। उसके बाद तदासा छात्राणाम नाम ग्रहणम बिना त्रुटि प्रकारणम विवरणम करोति, उसके बाद वह उन गलतियों का विवरण देता है जो छात्र अपने नाम का उल्लेख किए बिना करते हैं। इस प्रयोग को आप क्या कहेंगे। अयम प्रयोगम किम कथ्यते। त्रुटि विश्लेषणम, पुनर्निर्देश प्रदानम, लेखन मूल्यांकनम, संपूर्ण कक्षा विवेचनम। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। 8वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक शिक्षक महीने के दौरान छात्रों द्वारा लेखन कार्य में त्रुटियों यानी गलतियों अशुद्धियों को एकत्र करता है, कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वह उन गलतियों का विवरण देता है जो छात्र अपने नाम का उल्लेख किए बिना करते हैं। इस प्रयोग को क्या कहेंगे। आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर त्रुटि विश्लेषण होगा, लेकिन त्रुटि विश्लेषण इसका उत्तर दिया नहीं है। इस प्रश्न का आंसर सीबीएसई के द्वारा दिया गया है पुनर्निर्देश प्रदानम। 8 का उत्तर दिया गया है ऑप्शन बी।
संपूर्ण कक्षा विवेचन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ए हो सकता था कि त्रुटि का विश्लेषण, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है। हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर आखिर ए क्यों नहीं हुआ। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो त्रुटियों को, गलतियों को, अशुद्धियों को एकत्र करता है, उसके बाद छात्राणाम नाम ग्रहणम, बिना नाम के त्रुटियों को वो बांटता है। ये पुनर्निर्वेश, दोबारा मौका देता है अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का। तो यहाँ पर आपका इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इसको कहते हैं पुनर्निर्वेश प्रदान। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। सप्तमी कक्षायाः भाषा शिक्षिका कीर्तिम स्वछात्रान, यानी 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका कीर्ति ने अपने छात्रों में पाठ्यपुस्तक की कविताओं, गीत, कविता, कह रहा है गीता नाम चा समाना, यानी गीतों के समान अपनी भाषा में कविताएं और गीत खोजने के लिए कहा। 7वीं कक्षा की एक शिक्षिका ने, जिसका नाम था कीर्ति, अपने छात्रों से पाठ्यपुस्तक में कविताओं, गीतों के समान अपनी भाषा में कविताएं और गीत खोजने को कहा। तदा साम कवितानाम अर्थान विचारान विवेचितुम तान अकथयत, सामान्य भाषाया चा तुलनाम कर्तुमम सा कथयत, यानी फिर उसने कविताओं के अर्थ और विचारों का विश्लेषण करने के लिए कहा। अर्थ और विचारों का विवेचन मतलब विश्लेषण करने के लिए कहा। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है तदा छात्राः ता कविताः लेखन पत्रे स्वभाषेषु अलिखन ते सर्वाम प्रादर्शनम, यानी फिर अपनी भाषाओं में कविताओं को कागज पर लिखा और उन सभी को प्रदर्शित किया। टीचर ने क्या किया, एक कीर्ति नाम की टीचर थी, उसने क्या कहा कि सभी बच्चे जो हैं अपनी पाठ्यपुस्तक को देखें और फिर अपनी भाषा में गीत और कविताएं लिखें। देखा जाए तो ये प्राथमिक स्तर के लेवल का प्रश्न नहीं है, प्राथमिक स्तर में बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन पूछा प्राथमिक स्तर में गया है, साफ साफ लिखा है कि बच्चा 7वीं कक्षा का है। तो ये आयोग की कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बट अब है तो आपको पढ़ना है अगर पूछा गया है तो। ये प्राथमिक स्तर में पूछा गया, लेकिन लेवल देखिए 7वीं कक्षा की बात कही जा रही। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि किस विधि का प्रयोग किया गया है, भाषा प्रवृद्धि, बहुभाषीयत्वम, बहुभाषात्वम, या फिर लेखन प्रवृद्धि। पुराना वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोशिश करते हैं कि चीजें समझा पाए हम आपको। प्रश्न संख्या 9, बहुभाषिकता को जोर दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ये कहा गया है कि अपनी अपनी भाषा में लिखें, अपनी अपनी भाषा में लिखें, तो यहाँ पर बहुभाषिकता को जोर दिया गया है। ठीक है, मल्टी मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं, जैसे आप बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ें उसी तरीके से। प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्यते, प्रश्न संख्या 10, प्रयोग भाषा अधिगम को क्या कहते हैं। समाज भाषा विज्ञानम, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम, लिप्यंत्रणम, या फिर भाषा अध्ययनम। समाज भाषा विज्ञानम यानी एक तरीके से जो समाज में भाषा होती है वो, मनोभाषा विज्ञानम, लिप्यंत्रणम का मतलब होता है प्रतिलेखन, भाषा अध्ययन मतलब भाषा सीखना। 10वें प्रश्न में आपका क्या उत्तर, प्रयोग में जो भाषा मतलब वो भाषा, या जो कह सकते हैं जो प्रयोग में लाई जाए वही प्रयोगात्मक भाषा होगी, और प्रयोग में आप लाएंगे समाज में, अर्थात समाज भाषा विज्ञानम प्रयोग भाषा अध्ययनम कथ्यते। आपका यहाँ पर विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति, भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत कौन सा सत्य नहीं है। बालकाः विभिन्न अवस्थाभ्यः गच्छन्ति,
बच्चे विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, सत्य नहीं है को ध्यान रखिएगा। हम राजधानी लखनऊ से। पी ऑप्शन है विशेष भाषायाः संदर्भे अवस्थाः प्रायः समानाः भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तराः भिन्ना भवन्ति। किसी विशेष भाषा के मामले में चरण लगभग समान होते हैं। क्या कह रहा है? विशेष भाषा संदर्भे चरण लगभग प्रगति स्तरा भिन्ना भवन्ति। चरण समान होते हैं लेकिन प्रगति के स्तर भिन्न होते हैं। प्रगति स्तरा भिन्ना भवन्ति। अवस्था यानी चरण समान होते हैं लेकिन स्तर भिन्न भिन्न होता है। फिर कह रहा है सर्वासाम भाषाणाम, हाँ ये क्लास सीटेट के लिए ही है। सीटेट या जिस भी परीक्षा में संस्कृत शिक्षण से प्रश्न आते हैं, रीट में भी आते हैं। सर्वासाम भाषाणाम यानी सभी भाषाओं के मामले में संदर्भ में स्थितियां समान है। कहा जा रहा है छात्राणाम त्रुटि शोधनम तत्कालम तत्रैव कर्तव्यम, यानी छात्रों की त्रुटि सुधार तुरंत और मौके पर किया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है, तुरंत किया जाना चाहिए। आपको क्या बताना है? गड़बड़ लग रहा है कुछ प्रश्न। ये सत्यम नास्ति, कौन सा सत्य नहीं है? पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। आपको क्या लग रहा है? सभी भाषाओं के मामले में स्थितियां समान हैं। देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हुई है इसमें, क्योंकि इसका आंसर डी दिया है जो कि गलत लग रहा है हमको। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पे छोड़ते हैं इस प्रश्न का आंसर। सी होना चाहिए बट आंसर की में इसका आंसर डी दिया है। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। सभी स्थितियों में समान नहीं हो सकती चीजें। कोई बात नहीं, सीटेट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरणस्य प्रभावी अध्यापन अधिगम विषय किम कथनम सत्यम, यानी व्याकरण के प्रभावी शिक्षण और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, प्रथमम छात्रान व्याकरणस्य नियमाः सोदाहरणम वर्णितव्यः। सबसे पहले, प्रथमम मतलब सबसे पहले, छात्रान मतलब छात्रों को, व्याकरणस्य मतलब व्याकरण के नियमों को उदाहरणों के साथ समझाया जाना चाहिए। हमको लग रहा है आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये बहुत सॉलिड ऑप्शन है, बट फिर भी देख लेते हैं। छात्रान व्याकरण नियमान बहुवारम वार्तालाप मध्ये दृष्टुम अवसरम दातव्यः तत्पश्चात व्याकरण नियमम, यानी ये कह रहा है कि छात्रों को बातचीत में, वार्तालाप में, क्या कह रहा है? वार्तालाप मध्ये, वार्तालाप में व्याकरण के नियमों को देखने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद व्याकरण के नियम खोजें और उन्हें लागू करें। फिर कह रहा है छात्रैः पाठ्य पुस्तके व्याकरण प्रयोगानाम निरंतरम अभ्यासम करणीय, यानी छात्रों को पाठ्य पुस्तक के व्याकरण के अनुप्रयोगों का लगातार निरंतर अभ्यास करना चाहिए, जिसके बाद शिक्षक द्वारा व्याकरण के नियमों को समझाया और लागू किया जाए। अंतिम कह रहा है छात्रान व्याकरण नियमा कदापि न पाठितव्या यथा छात्रान व्याकरण नियमान स्वयमेव शिक्षन्ति, यानी व्याकरण के नियमों को छात्रों को कभी पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। कदापि न पाठित्या, तो ये तो गलत हो गया। इस प्रश्न का आंसर ए ही होगा। ठीक है, व्याकरण में हम वैसे भी आपको पता होगा कि हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, यानी पहले बच्चों को हम क्या करते हैं? नियम बताते हैं, लेकिन साथ साथ उदाहरण के साथ हम उनको समझाते भी हैं। पहला ऑप्शन यहां पर सही दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। व्याकरण शिक्षण में आगमन निगमन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर पहला आंसर सही हो जाएगा। आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिताः भवन्ति। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक आदर्श भाषा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल होता है? उद्देश्यानि अंतर्वस्तु प्रक्रिया भाषा अध्यापन अधिगम मूल्यांकनम। उद्देश्य, सामग्री, अधिगम, मूल्यांकन। लक्ष्य, प्रविधि, मेथोलॉजी, भाषा शिक्षण से मूल्यांकनम। तो यहां पर आपका 13वें प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा? पाठ्यक्रम में उद्देश्य होते हैं,
अंतर्वस्तु प्रक्रिया होती है यानी सिलेबस होता है, और अधिगम और मूल्यांकन होता है। भाषा सिखाया जाता है और लास्ट में मूल्यांकन भी होता है। लास्ट में क्यों? तो लगातार होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बाकी के विकल्प क्यों नहीं सही? क्योंकि सबसे जरूरी ये है कि आप भाषा पढ़ा रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसके कुछ उद्देश्य हो। बाकी किसी भी विकल्प में उद्देश्य नहीं है, इसीलिए बाकी के उत्तर गलत है। काचित अध्यापिका छात्रान युग्मेषु परिच्छेदात् वाक्यान्तराणि वारक्रमात् पठितुं कथयति। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति तस्य सहभागी च पठति। समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। एक शिक्षक, कोई एक शिक्षक या अध्यापिका छात्रों से युग्मेषु परिच्छाद यानी युग्म मतलब कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ से वाक्यों को जोड़े में पढ़ने के लिए कहता है। एकः छात्रः वाक्यानि लिखति, एक छात्र वाक्य लिखता है और उनका साथी पढ़ता है। तदा सा लिखितानि, फिर वह उसे लिखित वाक्यों को मुद्रित वाक्यों से मिलाने के लिए कहता है। बहुत लेंथी प्रश्न है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन अन्योन्य श्रुत लेखनम यानी दूसरे से द्वारा सुनकर के लिखना, समूह कार्यम, युग्म कार्यम, योग्यताम, संयोजनम। अब इसमें हो क्या रहा है? पैराग्राफ से वाक्यों को जोड़े में पढ़ने के लिए कहता है, एक छात्र वाक्य लिख रहा है और उनका साथी उन्हें पढ़ रहा है, फिर मिलाने के लिए कहता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? शुद्ध लेखनम हो रहा है, सुन करके लिखा जा रहा है, सामूहिक नहीं होगा। सामूहिक तब होता है जब एक साथ सारे बैठ करके करते। एक छात्र क्या है? लिख रहा है, एक पढ़ रहा है ना, एक मिला रहा है। तो ये अन्य यानी दूसरे के द्वारा सुन करके लिखना। समूह नहीं होगा। समूह में तब होता है जब सारे एक साथ करते। कह रहा है ना, समझिए प्रश्न को। एकः छात्रान वाक्यानि लिखन्ति, एक छात्र लिख रहा है, उनका साथी पढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसे लिखित वाक्यों को मुद्रित वाक्यों से मिलाने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसका विकल्प ए होगा। जो लोग बी बता रहे हैं गलत हो गया आपका। पठनम अस्ति, अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को तो वो क्या है? वर्णानाम शब्दानाम उद्वाचनम, यानी वर्ण और शब्दों का उद्वाचन। दत्ता पाठस्य अर्थग्रहणम, जब भी हमने आपको बताया कि पढ़ने की बात आए तो अर्थग्रहण वाला ऑप्शन देख लेना। यहां पर भी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समूह में तब होता है जब सारे लोग एक साथ करते हैं। क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से आपको करना है उत्तर। सारे लोग एक साथ में अगर कोई कार्य कर रहे हो, दो से एक या एक से अधिक हो तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कार्य। व्याकरण शिक्षण से पद्धति संति, व्याकरण शिक्षण की पद्धतियां कौन कौन सी हैं? निगमन पद्धति, आगमन पद्धति, आगमन निगमन या फिर सर्वे। तो ये सभी पद्धतियां क्या हैं? व्याकरण शिक्षण की पद्धतियां। एक बार लाइक शेयर कर दो यार, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। थोड़ी संख्या बढ़ी क्लास में तो और अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपचारात्मकम शब्दः, थोड़ा सा आसान प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आसान है यहाँ पर, 15 हमने कठिन कठिन कराए हैं, थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उपचारात्मकम शब्दः उद्धृतो संबंधितो वास्त, यानी उपचारात्मक शब्द किससे संबंधित है? जंतु विज्ञान, औषधि शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, कोअपि न। तो आप सबको पता है उपचार किसमें किया जाता है? डॉक्टर करते हैं उपचार, दवाई देते हैं, तो औषधि शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ये आपका बी सही हो जाएगा। पूर्व ज्ञानम परीक्षणम भवति, पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण है ये होता है, किससे संबंधित होता है? श्यामपट्ट प्रश्नेषु, प्रवाह कौशल प्रश्नेषु, खोजपूर्ण कौशल प्रश्नेषु, प्रस्तावना। तो आपने लेसन प्लान बनाया होगा, प्रस्तावना प्रश्न में जो है पूर्व ज्ञान को ध्यान में रख करके प्रश्न तैयार किए जाते हैं। 18 का डी सही होगा। भाषा शिक्षण से सिद्धांतः नास्ति, एकतायाः सिद्धांतः, वैभवतायाः सिद्धांतः, सहभागितायाः सिद्धांतः, स्वतंत्रतायाः सिद्धांतः। क्वेश्चन नंबर 19। नास्ति मतलब नहीं है। देखिए एकताया सिद्धांत भी होता है, सहभागिता स्वतंत्रता भी होता है, वैभवताया सिद्धांत कोई नहीं होता।
कक्षायां शोभनं वातावरणं कदा निर्मितं भवति। कक्षा का वातावरण कैसे अच्छा होगा। शिक्षक सम्यक रूप से पढ़ा रहे होंगे, अनुशासन होगा, स्वतंत्र होंगे। तो वातावरण तभी अच्छा होगा जब पठन पाठन का कार्य ठीक तरीके से हो रहा हो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सम्यक रूप से जब टीचर पढ़ा रहा होगा। प्राथमिक स्तरे बालकानां कृते मुख्यम अस्ति। कठोरता वाला तो होगा नहीं मुख्य। ज्यादा से ज्यादा कक्षा में अध्यापन हो, ज्यादा से ज्यादा गृह कार्य दिया जाए या फिर अवसर मिले, तो अवसर वाला आपका कीवर्ड होता है सकारात्मक। आरटीई शिक्षा अधिकार यानी आरटीई 2009 जो है इसके अंतर्गत शिक्षा है। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य केंद्रित, बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित। बाल केंद्रित, सी ऑप्शन सही होगा। श्रव्य दृश्य साधनम वर्तते। श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? सुने भी दिखाई भी पड़े। देखिए जो श्यामफलक होता है ये होता है आपका ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ग्रामोफोन को सुन सकते हैं। उत्तर होगा दूरभाषवाणी। फोन आपका जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमें सुन भी पा रहे हैं, मोबाइल। 24वां प्रश्न, कति भाषा कौशलानि सन्ति। भाषा कौशल कितने हैं? इस प्रश्न को आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भाषा के कौशल कितने हैं, कौन कौन से क्रम से लिखिएगा, सबको पता है। बालकान शब्दकोशः भवेत्, चित्रात्मकम, भाषात्मकम, काव्यात्मकम, न किमपि। बालकों का शब्दकोश कैसा होना चाहिए? चित्रात्मक हो, भाषात्मक हो, काव्य हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंटरेस्ट बच्चे का आएगा चित्र के द्वारा। तो शब्दकोश जो है वो चित्र पर आधारित होना चाहिए। 25 में क्या स्कोर रहा आपका? गलत हुए होंगे, वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक बार में चीजें हो सकता ना ही हो समझ में। यहाँ पर हम संस्कृत की जो अन्य क्लासेज हुई हैं उनको यहाँ पर हम प्लेलिस्ट दे रहे हैं, उनको आप क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। एटीट्यूड स्टेटस कहाँ से हो आप, क्यों जानना चाह रहे हैं? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को और कुछ पूछना? रचना, दीनानाथ, अरविंद, आप सभी का धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए।